डीआरडीओ का 500 बेडेड हॉस्पिटल तो जम्मू में बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा नहीं रुका है। कोविड-19 की जहां तक बात है, डीआरडीओ को हॉस्पिटल बनाने के बाद भी सवाल ये पूछा जा रहा था कि स्टाफ आखिर वहां पर कहां से आएगा, और अब जो स्टाफ डिप्यूट भी किया गया है, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब उन्हें कोविड-19 से रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना ही नहीं आता प्रॉपर्ली, तो उन्हें डीआरडीओ के हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के लिए आखिर भेजा क्यों गया। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हैं, जो कोविड-19 के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर पहले भी वोकल रहे हैं। तो बलविंदर जी, आप ही से समझना चाहूंगी कि डीआरडीओ को हॉस्पिटल जब बनाया गया, पहले उसमें रिक्रूटमेंट को लेकर मसला बना, अब जो है जो स्टाफ डिप्यूट किया गया है, उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं कि आपने 500 बेडेड डीआरडीओ के हॉस्पिटल में पेशेंट्स भेजना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि जो डॉक्टर्स वहां पर डिप्यूट किए गए हैं या जो आपने स्टाफ वहां पर लगाया हुआ है, क्या वो कोविड पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए प्रॉपर्ली इक्विप्ड है भी या नहीं? पल्लवी जी, देख के बड़ी हैरानगी होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हैं, क्या सोच के ये चीजें करते हैं। बार बार मीडिया भी इनको बार बार बताता, भाई आपकी यहाँ गलती रही, आपने यहाँ गलत किया। पिछले साल से लेकर आज तक मीडिया भी और हमारे जैसे एक्टिविस्ट इनको बार बार दोहराते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, इनकी खामियां क्या हैं। अगर आम लोगों को इनकी खामियों का पता चल जाता है, प्रिंट मीडिया में फ्रंट पेज पे इनकी न्यूज लग जाती है, क्या इन चीजों का एहसास इनको नहीं है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल महोदया क्या करती हैं, हमारी डायरेक्टर हेल्थ क्या करती हैं। ये पिछले 1.5-2 महीने से डीआरडीओ की बात चल रही थी, पर डीआरडीओ हॉस्पिटल जम्मू में एक प्री फैब्रिकेटेड हट्स यहाँ पर लगा के वो तैयार किया जा रहा है। तो जम्मू वालों को तसल्ली हुई थी, चलो यहाँ पर अगर बेड एकोमोडेशन कम है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो लेवल 1 की फैसिलिटी जम्मू में नहीं है ज्यादा, तो जीएमसी में भी कुछ ज्यादा टोटल 96 के करीब आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर्स बेडेड है। तो लोगों को तसल्ली हुई थी, भाई अब डीआरडीओ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जम्मू वालों की कम से कम मुश्किलातें कुछ हद तक ठीक होगी। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 महीने से अगर ये बात चल रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये डीआरडीओ हॉस्पिटल बन रहा है, इसका स्टाफ हमारे पास कहाँ से आएगा, एनेस्थीसिया डॉक्टर कहाँ से आएंगे, हमारे पास टेक्नीशियंस कहाँ से आएंगे, हमारे पास पैरामेडिक्स कहाँ से आएंगे। इसकी कैलकुलेशन उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए था, भाई कहाँ से स्टाफ लाना है। सिंपली उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ को कह दिया, भाई आप हमको यहाँ स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये आम हॉस्पिटल नहीं है, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां पर छोटे छोटे आपको सर्जरी करनी है, छोटी माइनर ओटीज करनी है या कुछ करना है। यहाँ पर सीरियस पेशेंट्स आपके पास आएंगे। और पल्लवी जी, आपके दौर में लास्ट ईयर जो था कोविड का, इतना इन्फेक्शियस नहीं था वो जो वायरस। इस बार जो म्यूटेंट नया बन के आया, बहुत ज्यादा विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज लोगों की चेस्ट लंग्स उसने 100% इन्वॉल्व कर दिए। तो इसमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आज की डेट में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स की। सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स के लिए आपसे समझना चाहूंगी कि पहले इन्होंने वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रशासन ने अलग अलग पीएचसीज और सीएचसीज में भेज दिए, वहां पर एनेस्थीसिस्ट भी लगा दिए गए। हालांकि उन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए जो अन्य इक्विपमेंट चाहिए था वो उनके पास था नहीं। बाद में वेंटिलेटर्स को वापस लाया गया, और जो एनेस्थीसिस्ट अलग अलग सीएचसीज में लगे हुए थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगे थे, अब उन्हें डीआरडीओ के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि उन्हें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन सीएचसीज में और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो ये बाईपास वेंटिलेटर कभी ऑपरेट ही नहीं किए। और खुद ही जिस प्रिंट मीडिया की खबर की आप बात कर रहे हैं, उस खबर में खुद ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल को ये कोट किया गया है कि अब हम इन्हें ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है कि आपने पेशेंट पहले भेज दिया अस्पताल में, और ट्रेनिंग जो है वो डॉक्टर्स को, स्टाफ को आप बाद में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं? पल्लवी जी, एक तो बड़ी हैरानगी की बात है, ये ट्रेनिंग जो अभी कह रहे हैं 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग से ये काम नहीं चलने वाला। हाईली स्पेसिफिकेटेड जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो बाईपास मशीन है, चलो ये तो एक आदमी, आम आदमी 1-2 दिन की ट्रेनिंग में हैंडल कर लेगा, लेकिन वेंटिलेटर्स कोई भी शख्स, आम शख्स उसको हैंडल नहीं कर पाता जब तक उसने एक रजिस्ट्रारशिप ना की हो, जब तक वो मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रारशिप ना उसने ना की हो, इसको 2-3 साल हैंडल ना किया हो। क्योंकि सिंपली वेंटिलेटर लगाने से नहीं होता, उसकी बार बार बीप्स आती हैं, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कहीं कोई पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते हैं तो वेंटिलेटर्स को उसके मुताबिक उसकी डोज देनी पड़ती है, उस शख्स को, उस पेशेंट को देखना पड़ता है। ये सिर्फ ये सोच लें कि सिर्फ वेंटिलेटर पे डाल दिया, उसके बाद घर वालों को कहा आप इसको ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है। ये लोगों को बेवकूफ बना के चले जाते हैं। वेंटिलेटर के ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जल्दी फास्ट स्प्रेडिंग करता है, ये वायरस बड़ा जल्दी फैलता है। इसकी वहां पर मॉनिटरिंग, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग चाहिए, और वो भी छोटे मोटे टेक्नीशियन से नहीं। जैसे पल्लवी जी, आपने कुछ देर पहले देखा हुआ, एक तो आज जो मीडिया में खबर आई कि जो डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हैं, वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे। जब वो नहीं कर पाए, उस वक्त उन्होंने उस पेशेंट को, सुरेश शर्मा को उठा के मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया,
तो उसकी शिफ्ट में जो टाइम डिले हुआ उस वजह से उसकी डेथ होगी। इसके अलावा भी जो छोटा स्टाफ भी इन्होंने रखा, परवीन जी अभी 2-3 दिन आप पहले देखोगे मीडिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। भाई हम लोग जो जम्मू में एक्सपीरियंस स्टाफ बैठे हैं, हमारे पास 2-2 साल 3-3 साल का एक्सपीरियंस है। कई लोग उसमें से ऐसे थे जिन्होंने कोविड वार्डों में काम किया है, जो डेली वेजर थे उसमें काम किया है, उन्होंने अप्लाई किया। उनको सरकारों ने एक इमरजेंसी मीटिंग करके 3 दिन के बाद ही ये कह दिया भाई हम एक्सपीरियंस को एग्जम्प्ट करते हैं। ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती और ना ही जम्मू के लोगों को डाइजेस्ट हो पाती है। भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल है तो फिर आप उनको प्रायोरिटी क्यों दोगे जो फ्रेशर्स हैं? पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस है। अब सरकार से ये बातें भी आई भाई ये जो इनके पास एक्सपीरियंस है ये फेक है। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनके पास डिप्लोमे है वो भी फेक है। जम्मू में नर्सिंग इंस्टीट्यूट बड़े फेक निकले, जो ट्रेनिंग जम्मू में हुई बीएड कॉलेज फेक थे, नर्सिंग इंस्टीट्यूट फेक निकले, वो भी बड़ी चीजें स्कैंडल निकला। लेकिन कम से कम जिनके पास है उनके पास आप उनको कंसिडर करते। आपने फ्रेशर्स लगा लिया है। अगर फ्रेशर जो आपके डॉक्टर जो आपने सीएससी उठाए या पीएससी उठाए, अगर वो इस काबिल नहीं है, वो इतने एफिशिएंट नहीं है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम वेंटिलेटर चला नहीं सकते, हम जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है नहीं चला सकते। इसी वजह से उन्होंने उस पेशेंट को उठा के वहां शिफ्ट किया, वरना ये भी लेवल 1 का हॉस्पिटल था। तो ये सरकार कहां सोई थी? प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कहां सोए थे? डायरेक्टर हेल्थ कहां सोए थे? हमारे डुल्लू साहब कहां सोए थे? हमारे एडवाइजर साहब कहां सोए थे? ये उनकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी। आपने पहले लोगों को घर में मेहमानों को बुला लिया, घर में खाना नहीं तैयार किया, मेहमानों को बारात बुला ली घर में, आप आइए हमारे घर में फंक्शन है। पहले आप अंदर तैयारी करें। आप अगर बेड लगाना है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से नहीं होता। जब तक आपके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, आपका मेडिकल कॉलेज में भी यही रहा, आपके पास स्टाफ पूरा नहीं था, स्टाफ शॉर्टेज थी, इतनी मोर्टेलिटी हुई, इतनी डेथ हुई। मैं कहता हूँ डेथ नहीं, वो मर्डर था, वो लोगों का कत्ल था। क्योंकि यहाँ पर हमारे रियासत में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए किसी को डर ही नहीं है। जो बात है कोरोना के सिर डाल दी, जो बात है भगवान के सिर डाल दी, इतनी इसकी लिखी आयु इतनी थी जी, ऐसा नहीं है। श्रीनगर में सर्वाइवल क्यों हुआ? क्यों लोग वहां पर नहीं मरे? डेडिकेशन है, ट्रेंड स्टाफ है, वहां पर प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस को अलाउ किया गया है। ये बहुत सी चीजें हैं जो मोर्टेलिटी रेट को क्यों है ये उस चीज को बताती हैं। कश्मीर में इस बार आपने कभी पल्लवी जी देखा होगा, कश्मीर में कोई हमें वीडियो ऐसा नहीं मिला, कोई वायरल वीडियो नहीं हुआ जहां अटेंडेंट्स का डॉक्टरों के साथ झगड़ा हुआ हो, अटेंडेंट्स का किसी स्टाफ के पास साथ झगड़ा हुआ हो। ऐसा क्यों है? वहां पर ट्रीटमेंट इतनी ज्यादा पेशेंट केयर क्यों है, जम्मू में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं बलविंदर जी, क्योंकि आपने पेशेंट केयर की बात की, ये जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल बनाया गया था ये इमरजेंसीज के लिए बनाया गया था। लेकिन इस टाइम पर जब कोविड के केसेस भी कम हैं, जब कोविड की एडमिशंस भी हॉस्पिटल्स में कम है, तो आपने एसएमजीएस हॉस्पिटल और बाकी की ओपीडीज फंक्शनल करने के लिए आप पेशेंट्स को डीआरडीओ के हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस हॉस्पिटल में क्या वो पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। ये कितना सेंसिबल है? अगर आपको अभी तक आप डीआरडीओ के हॉस्पिटल को नहीं उस तरीके से फंक्शनल कर पाए हैं, उतना स्टाफ नहीं लगा पाए हैं, तो आपको पेशेंट्स को जीएमसी और इन बाकी हॉस्पिटल्स में ही रखना चाहिए जहां पे ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स को डील किया जा रहा है। पल्लवी जी आज की डेट में हमारे पास मोर देन 70% बेड्स अवेलेबल हैं, जीएमसी में खाली पड़े हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल में हमारे पास बेड्स खाली पड़े हैं। अगर आपके पास यहाँ पर खाली पड़े हैं, वहां पर अगर आपकी तैयारी नहीं, सबसे पहले पेशेंट आपको जीएमसी भेजने चाहिए थे, वो भी आपको खोलना ही नहीं चाहिए था। मैं फिर आपको बार बार कह दूं, आप जम्मू वालों को गिनी पिग समझते हो, आप इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हो। देखते हैं ट्रीटमेंट करके क्या होता है, कुछ बचते या नहीं बचते। ऐसा लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लोगों ने आपको पहले भी आपकी खताएं माफ कर दी है, अब बार बार आप लोगों के साथ ऐसी गुस्ताखियां करेंगे, लोग आपको बख्शेंगे नहीं। फिर आप कहते हैं जी मीडिया वाले हमारे खिलाफ नेगेटिव स्टोरियां चलाते हैं। ये नेगेटिव स्टोरियां ना चलाएं तो फिर क्या करें? क्यों आपने वहां भेजे? मेडिकल कॉलेज में आपके पास जगह है, आज की जो आपका जट आया उसमें 60% बेड आपके पास अवेलेबल है, आईसीयू में आपके पास बेड है, वेंटिलेटर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास वहां तैयारी नहीं थी, आपने क्या उन डॉक्टरों को पूछा भाई अगर हम आपके पास पेशेंट भेजते हैं क्या आप उनको हैंडल कर लोगे? अगर वो डॉक्टर नहीं हैंडल कर पाते तो आपने पेशेंट वहां क्यों भेजा? वहां उसकी नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई, उसकी ट्रीटमेंट डिले होने की वजह से उसकी डेथ हुई। तो जम्मू में आपको कोई पूछता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, इसलिए आप भी खुले हो, आपको पता कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आप कीमती जाने, बेशकीमती जाने आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जा रही है। बार बार ऐसा हुआ तो लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, लोग आपको सवाल पूछेंगे। डीआरडीओ जिसका बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा मीडिया में दिया गया, डीआरडीओ बन गया, अब जम्मू के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों को एक क्लास वहां फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में लगा, देखने में भी बहुत अच्छा है, इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। सब कुछ होने के बावजूद
जब वहां पर आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ अपने फ्रेशर्स रख दिया, उन स्टाफ को इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता, वो इन मशीनों को कैसे हैंडल करेंगे? मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं, एलजी साहब, लोगों की कीमती जानों के साथ इनको खिलवाड़ मत करने दें। इनसे पहले पूछें, पहले अपना होमवर्क कर लें। जब तक होमवर्क कर लें, जब तक आपके पास स्टाफ ट्रेन ना हो, पहले उनको ट्रेन कीजिए और ये कंफर्म कीजिए कि आप वो इस काबिल हैं कि 1-2 दिन में पलवी जी ये ट्रेनिंग नहीं आती। 8-8, 10-10 साल ला के लोग एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, तब जाके वो पेशेंट्स को हैंडल करने के काबिल होते हैं। तो एक-एक दिन, 2-2 दिन की ट्रेनिंग करा के मैडम शशि उनको क्या सिखा पाएंगी? मैं समझता हूं नहीं सिखा पाएंगी। अभी तक इसके दरवाजे बंद रहने दीजिए। खुदा ना करे कोई थर्ड वेव आए तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 1-2 महीने में इनको ट्रेन करके तब रखिए। मैं समझता हूं अगर लोगों का कॉपरेशन रहे, लोग सपोर्ट करें, कोविड बिहेवियर को अडॉप्ट करें, एसओपीज को फॉलो करें, तो हो सकता है थर्ड वेव ना आए। लेकिन जब तक थर्ड वेव नहीं आती, जो प्रोडिक्शन की गई है आएगी, तो इनको चाहिए कि अपने स्टाफ को कितने वेंटिलेटर हैं, कितना स्टाफ चाहिए, कितनी नर्सेज चाहिए, उनको किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज के अच्छे तरीके से उनको ट्रेन करके तो फिर वहां भेजिए। अभी डीआरडीओ खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी इमरजेंसी नहीं है, बाकी बेड खाली है। डीआरडीओ इसलिए था जब बेड भर गए थे, वहां बेड ऑक्यूपेंसी फुल हो गई थी, तब लगा था सरकार को भैया इमरजेंसी में कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने, लेकिन डिसीजन खाली बिल्डिंग से नहीं होता, डिसीजन खाली वेंटिलेटर इंस्टॉल करने से नहीं होता, डिसीजन खाली बेड कैपेसिटी बढ़ाने से नहीं होता। डिसीजन होता है कि आपकी मैन पावर क्या है, क्या आप इस काबिल हो कि लोगों की जान बचा सकते हो, क्या आप इस काबिल हो कि लोगों की पेशेंट केयर बेटर दे सकते हो, तब जाके लोगों का भरोसा बनेगा। जीएमसी में भी लोगों को ये लगा, जितने भी जीएमसी में जाते हैं बच के आना मुश्किल है, जितने गांधीनगर जाते हैं बच के आना मुश्किल है, तो लोगों को लगा था, एहसास हुआ था भाई सरकार ने, केंद्रीय सरकार की इंटरवेंशन की वजह से और हमारे एलजी साहब की इंटरवेंशन की वजह से डीआरडीओ वजूद में आया। लेकिन सिर्फ डीआरडीओ को नाम होना ही काफी नहीं है, डीआरडीओ के अंदर वो फैसिलिटी चाहिए जिस फैसिलिटीज की वजह से लोगों की जान बचाई जा सके। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सरकार, तो मैं वार्न करता हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट लोगों की जान के साथ मत कीजिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट गिनी पिग ले आइए, उन पे जाके कीजिए, लोगों को वहां बेडों पे रखकर अनट्रेंड लोगों के हाथों में मरने के लिए मत छोड़ दीजिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। बलविंदर जी, नेग्लिजेंस की भी क्योंकि आपने बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक और नोबल इनिशिएटिव था। वो इनिशिएटिव ये था कि आप हर एक पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाएं। उन कोविड केयर सेंटर्स में हमने कल अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में विजिट किया, वहां पर जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहा गया था कि उसमें होंगे, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नजर नहीं आए। और ऐसी जगह पर कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वॉशरूम तक की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, पीने के पानी की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये कितना लॉजिकल है कि आपने हर एक पंचायत में 1-1 लाख रुपए बांट दिए कि आप कोविड केयर सेंटर वहां पर बना दें, लेकिन उन कोविड केयर सेंटर्स में स्टाफ भी जो है वो स्टाफ इस टाइम पर अभी वहां पर जो है प्रॉपर्ली डिप्यूट नहीं किया गया है। वहां पर वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज भी एक माइल्ड पेशेंट को भी चाहिए होगी जो आइसोलेशन में होगा, वो भी अगर वहां पे मौजूद नहीं है, तो अगर रूरल एरिया से जैसे केसेस बढ़ेंगे तो वहां पर कैसे मैनेज हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार ने अगर ये चीज सोची थी तो हमें भी अच्छा लगा था कि सरकार ने सोचा है ग्रास रूट लेवल पे ही अगर हम बेड क्रिएट कर दें, आइसोलेशन सेंटर्स वहां पर बना दें, तो सुनने में ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन पलवी जी, मैं हैरान होता हूँ, सरकारें जिनमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अगर मेरे जैसे लेमैन भी ये सोचता है कि बेसिक हमें आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है, आइसोलेशन बेड में हमें कम से कम हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए या बाईपैप मशीन चाहिए या ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चाहिए, यह तो वहां चाहिए चाहिए। अदरवाइज वहां ये आइसोलेशन सेंटर बनाने का, कोविड केयर सेंटर बनाने का कोई ही मकसद नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, जब तक ये 2-3 चीजें आपके पास नहीं है। अच्छा, खाली ये रखने से ही काम नहीं चलता। उसके बाद जैसे आपने कहा वहां वॉशरूम नहीं है, वो वॉशरूम एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोविड सेंटर की। और उसके बाद उसको चलाने के लिए ऑक्सीजन पलवी जी लगानी है ना, ऑक्सीजन लगाने के लिए भी पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका आपको ऑक्सीमीटर से देखना पड़ेगा, उसका सैचुरेशन लेवल कितना डाउन है, उस हिसाब से उसका मीटर खोलना पड़ता है। तो इसको ऑक्सीजन 1 मिनट में 5 लीटर चाहिए या 1 मिनट में 3 लीटर चाहिए या उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए भी ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो मैं समझता हूं अगर डीआरडीओ में आप ट्रेंड स्टाफ नहीं प्रोवाइड कर पाए, जीएमसी में आपके पास पूरा स्टाफ नहीं था, तो आप इन पंचायतों में कोविड सेंटर खोल के क्या ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हो नेशनल लेवल पे कि देखिए हमारी सरकार ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पंचायत लेवल पे कोविड सेंटर खोल दिए। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी इनकी है या नहीं है, इनकी फिजिबिलिटी है या नहीं है, यह सोचने की भी जरूरत है। आज लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि वो जाके मीडिया में खबरें आई हैं, जो वीडियोस आए हैं, 2 सिंपल बेड लगे हैं, 1 चेयर पड़ी है,
तो वहां पर जाके एक कोविड पेशेंट वहां पर नहीं ठहर सकता, उससे अच्छा तो वो अपने घर में ठहर सकता है। बाहर उसको तभी मंगाइए, उसको कोविड केयर सेंटर में तभी आप मंगवा सकते हैं जब आपके पास उसको देने के लिए फैसिलिटीज हो। सबसे पहले ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके पास हो, ऑक्सीजन कहा ये जा रहा था इन कोविड केयर सेंटर्स के बारे में कि कई बार गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनका घर छोटा है, एक ही कमरा है घर में, तो अगर परिवार का एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है, हो सकता है उसके पास आइसोलेट होने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, तो उन्हें इन कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है। ये भी सोच जो है वो सोच नोबल हो सकती है, लेकिन क्या बलविंदर जी आप चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई शख्स, आप गरीब से गरीब परिवार के क्यों ना हो, आप चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई शख्स किसी ऐसी सेंटर में उसे रखा जाए जहां पर उसके पास ना पीने का पानी हो, ना वॉशरूम की फैसिलिटी हो? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी शख्स ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका अगर वो ना पीने का पानी और वहां पर आपको वॉशरूम ना मिले, और ये चीजें तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो लोग ये पॉलिसी फ्रेम किया उन्होंने क्या ये नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वहां रखने जा रहे हैं वो कैसे रहेंगे। ठीक है, गर्मी में रह जाएगा, गरीब आदमी है, गर्मी में उसको आदत है, वो एसी रूम में रहने की आदत नहीं है, गर्मी में रह जाएगा, वो ठहर सकता है, लेकिन पानी की और वॉशरूम की फैसिलिटी तो उसको चाहिए। अगर एक बीमार शख्स अगर कोई पॉजिटिव है, उसको घर में रूम नहीं है, अगर आप उसको खुले में कहीं बाहर छोड़ देते हैं जब बाहर वॉशरूम के लिए, तो वह कहीं ना कहीं ये सुपर स्प्रेडर का काम वो भी कर सकता है। तो सरकार को चाहिए फिजिबिलिटी टेबल पे बैठ के उसकी एक्सरसाइज किया करे, उसका होमवर्क किया करे। भाई अगर आइसोलेशन सेंटर बनाने लगे हैं, अच्छी सोच है आपकी, जिनके घरों में अलग से रहने के लिए कोई आइसोलेशन का रूम नहीं है तो उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करिए, लेकिन वहां बेसिक चीजें क्या चाहिए, कम से कम वो तो चीजें प्रोवाइड कीजिए ना। उनको टीवी नहीं दीजिए, हम नहीं कहते, उनको फ्रिज नहीं चाहिए, उनको कंफर्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट तो उनको वहां चाहिए ना। एक कोविड पेशेंट के लिए, कोविड का अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है तो हो सकता है उसको रात को तकलीफ हो जाए, उसका सैचुरेशन लेवल डाउन हो जाता है, तो क्या वहां पर कोई एम्बुलेंस खड़ी है, क्या वहां पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो रात को कहां जाएगा, वो वहां से जाके हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए रास्ते में खत्म हो जाएगा। प्रवीण जी, इसमें ये देखा गया है कि इस बीमारी में कई बार कोविड ने तो 2 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, वो 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया। तो अगर किसी का सैचुरेशन लेवल ऑल ऑफ ए सडन डाउन होता है, उस कंडीशन में वो कहां जाएगा, वहां पर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट उसके लिए नहीं किया गया। डॉक्टर्स की बात तो आप दूर की छोड़िए, अगर वहां पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो डॉक्टर कहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डॉक्टर वहां पर होगा या एक अच्छा ट्रेन टेक्नीशियन को उसके पास होगा। तो बेसिक फैसिलिटी अगर सरकार नहीं दे पाई, तो मैं सरकार को सोचता हूँ इससे अच्छा कि ये स्कीमें निकाले ही ना, अगर उनको बेसिक फैसिलिटी आपने प्रोवाइड नहीं करनी। ये वाह-वाही लूटने वाली बात नहीं है, ये बेटर पेशेंट केयर देने की बात है। ये लोगों में आप वाह-वाही तो 2 दिन लूटते हैं, बाद में लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, वो मजाक बन जाता है। भाई आपने खोल दिया सेंटर, चले नहीं, बंद करने पड़े, ऐसा काम मत किया करें। अच्छे-अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग आपके पास बड़े-बड़े आईएएस अफसर बैठे हैं, ग्राउंड पे देखा करें, क्या ये चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये फिजिबल है कि नहीं है, तब जाके उनको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया करें। हमें भी सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती है, जैसे जिस जिस शख्स की डेथ हुई सुरेश शर्मा, उसके घर वालों ने भी सोचा होगा चलो अब हमारे बच्चे को डीआरडीओ में भेज दिया, अब बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। उनको क्या पता कि उनकी बदकिस्मती, वो ऐसी रियासत में रह रहे हैं जिस रियासत में मैनेजमेंट टोटल फेलियर हो चुका है। उस मैनेजमेंट को ये नहीं पता इस पेशेंट को वहां भेज रहे हैं, वहां उसको केयर करने के लिए हमारे पास कुछ है भी कि नहीं है। बिना किसी इंक्वायरी करने के, बिना अपने आप को तैयारी करने के आपने इस शख्स को वहां भेज दिया। मैं समझता हूं इसके शख्स के मौत की जिम्मेवार प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, इसकी मौत के जिम्मेवार डुल्लू साहब, इसकी मौत के जिम्मेवार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जिसने बिना तैयारी किए हुए, बिना होमवर्क किए हुए उस शख्स को वहां भेज दिया, और उन घर वालों का एक कीमती शख्स उनके हाथों से निकल गया। उनको सारी जिंदगी ये नहीं भूलेगा कि हम डीआरडीओ में गए थे ये सोच के कि वहां अच्छी पेशेंट केयर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन वहां भी हमारा पेशेंट नहीं बच पाया। तो ऐसे डीआरडीओ छोड़ के मैं तो कहता हूँ आसमान से भी उतर के नीचे आ जाए तो वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, पेशेंट केयर नहीं दे सकता। इसी तरह मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जाएगा जब तक अच्छे तरीके से बैठ के होमवर्क करके कोई काम ना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी।